नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आईपा एक खास मकसद से आप सबके बीच आया है। आईपा चाहता है कि आप सबकी समस्या हम तक पहुंचे, इसलिए आईपा आपको मंच प्रदान करता है। आईपा उन सभी इलाकों में फोकस कर रहा है जहां जहां सरकार की भी नजर नहीं जाती, जिन समस्याओं पर सरकार की भी नजर नहीं जाती। आईपा का मकसद है गैर जरूरी चीजों का राजनीतिकरण ना हो। आईपा ये भी चाहता है कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके विकास की राजनीति हो। अब राजनीति का मतलब थोड़ा यहाँ समझना होगा। राजनीति जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स, पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को जोड़कर बना है। पॉली के तहत आता है रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य एटसेट्रा। पॉली ये हुआ। उसके बाद टैक्टिक्स जिसे हम रणनीति कहते हैं। तो ये जो सभी मुद्दे हैं जिनके विकास के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए टैक्टिक्स यानी रणनीति बनाई जाती है। तो पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को जोड़कर पॉलिटिक्स बना है। तो पॉलिटिक्स का स्वरूप कैसा हो, ये आईपा चाहता है। पॉलिटिक्स का स्वरूप हो विकास के मुद्दे पर, और इसी मकसद से आप सबके बीच आया है आईपा। और आईपा इस वक्त आपकी खास मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा है जो 2017 में साहिबाबाद विधानसभा सीट पर बहुत बड़े वोटों के अंतर से जीता था, यानी सिटिंग एमएलए साहिबाबाद के हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं और उनका नाम है सुनील शर्मा। और सुनील शर्मा से जानेंगे कि जब वो अपने इलाके में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आईपा में आपका स्वागत है सुनील शर्मा जी। धन्यवाद। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा। क्या इस बार क्या लगता है जनता जनार्दन फिर सिर माथे पे बिठाएगी? लोग, जनता जो है, और जनता में भी विशेष रूप से जो महिला वर्ग है जी, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता बीजेपी के अलावा। सब लोग एक तरफा भाजपा के साथ है। कई जगह तो मुझको लोग कहते हैं जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, यहाँ तो आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम 100% आपके साथ हैं। ऐसा अभूतपूर्व जन समर्थन मैंने पिछली बार भी नहीं देखा था जितना इस बार। तो आपका कहने का मतलब ये निकाला जाए कि आप जो कह रहे हैं कि पिछली बार जो मार्जिन था उसको भी आप क्रॉस करने वाले हैं? पिछली बार हमको 62% वोट मिली थी जी, और इस बार हमको 65% से ज़्यादा मिलेंगी। 35% या उससे कम में बाकी सारे दल रहेंगे। कभी कुछ नाराजगी देखने को मिली है कि आप आते नहीं हैं, या ये समस्या है जो रह गई है? नहीं, आते नहीं कि तो मतलब ही नहीं। मैं तो 5 साल कहीं गया ही नहीं, 5 साल क्षेत्र में ही रहा हूँ। मिलाप मुलाकात इसकी कुछ मैं बताता हूँ, शिकायत कैसे होगी। मैं 5 साल विधानसभा में जाने के अतिरिक्त अपने क्षेत्र में रहा हूँ। 2 महीने कार्यालय चलाए, एक वसुंधरा में और एक राजेंद्र नगर में। नियमित रूप से लोगों से मिलता रहा हूँ, क्षेत्र की समस्या उठाता रहा हूँ, सदन में भी, सरकार में भी, और अभूतपूर्व विकास के कार्य मेरे क्षेत्र में हुए हैं, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। क्या क्या काम कराया आपने मेरे? हाँ, मैं छोटा संक्षिप्त विस्तार से तो एक किताब छपेगी लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी विधानसभा में 2000 किलोमीटर सड़कों की लेंथ है जी। 95% हमने कंप्लीट कर ली। जहाँ डेंस होनी थी वहाँ डेंस कराई, जहाँ आरसीसी करनी थी वहाँ आरसीसी कराई, जहाँ इंटरलॉकिंग करनी थी वो कराया, वो सब फिट है। मोहन नगर जोन में पूरे में पानी भरता था, सड़कें टूटी रहती थी, हमने नाले बनवाए। पूरा मेरा साहिबाबाद जाम के लिए मशहूर था। आज मेरे साहिबाबाद में कहीं जाम नहीं लगता। 5 फ्लाईओवर बनवाए, 3 अंडरपास बनवाए, गोल चक्कर बनवाए, यू टर्न बनवाए। आज अब कहीं से कहीं तक चले जाइए, जाम नहीं लगेगा। एलिवेटेड रोड जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का 6 लेन का 9 किलोमीटर का सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड है, वो हमारे विधानसभा में हमारी सरकार ने बनाया है। एयरपोर्ट हमारी सरकार ने दिया है। मेट्रो ट्रेन हम दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद तक लेके गए, मेरी सरकार ने दिया है। क्योंकि 70 साल आज़ाद होने के बाद कोई कैलाश मानसरोवर भवन नहीं था। हज हाउस तो बहुत थे, लेकिन कैलाश यात्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था। हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, उन्होंने हमको दिया, और मेरे साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर भवन बना। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना विकास का काम हुआ है। 5000 से अधिक पार्क हैं, लगभग सभी का सौंदर्यीकरण हुआ। 53 प्राइमरी स्कूल है। एक भी बच्चा मेरा सरकारी स्कूल में ज़मीन पे नहीं बैठता है। मैंने सबको कुर्सी मेज उपलब्ध कराई, आज वो आराम से उस पर बैठ करके इज्जत के। 20 स्कूल पे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मैं उनकी बिल्डिंग पूरी रिनोवेट करा करके नई बिल्डिंग बनवा करके दे रहे हैं। 23 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेरी विधानसभा में है। हमारी सरकार आने से पहले 23 के 23 ठप थे, ताला लगा हुआ था। सब हमने चालू करवाए। सब पे आज MBBS डॉक्टर है, नर्स हैं, पूरा स्टाफ है, मेडिसिन हैं, बेड हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। और वहाँ
डिलीवरी तक वहाँ हो रही हैं। आज ये एक अच्छे अस्पताल के रूप में 23 सेंटर हमारे चल रहे हैं। मैं भी इलाके में जा रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वहाँ उनके इलाके में नहीं है, हॉस्पिटल की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, और अगर दूर भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। देखिएगा, जो आदमी को प्राथमिक चिकित्सा चाहिए वो हर इलाके में, मैंने बताया 23 सेंटर हमारे यहाँ। उन सेंटर पे डॉक्टर MBBS डॉक्टर है, नर्स है, 4 बेड हैं, वहाँ डिलीवरी हो रही है, वहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, वहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं, वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इतनी सुविधा मिल रही है। ये उसको बहुत अच्छा उपचार वहाँ व्यक्ति को मिल सकता है। उसके बाद अगर आगे ज़्यादा जरूरत है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रेफ़र किया जा सकता है। फिर भी हमने एक सरकारी अस्पताल इंदिरापुरम के ज्ञान खंड में, नगर निगम ज़मीन नहीं थी तो नगर निगम से प्रस्ताव पास करा दिया, शासन को जा चुका है, ज्ञान खंड में हम अस्पताल। आपको लगता है किसी से कांटे की टक्कर है? अब जब चुनाव नजदीक है, बहुत कम दिन रह गए। हम 65% में हैं तो फिर कैसे माने? कुछ चुनौती लगती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हमने काम करा, क्षेत्र में रहे, हमने अपराधी गुंडे बदमाशों को भगाया है। हमसे पहले लोग संरक्षण देते थे उनको, हमने एक का इलाज करी। यहाँ मैं छोटी सी बात बताता हूँ, साप्ताहिक बाजार लगते हैं जी, उनसे वसूली होती थी अवैध तरीके से पुलिस के माध्यम से, नाजायज रूप से। ज़मीन पे बिछाने वाले से 60 रुपये, टेबल पे लगाने वाले से 100 रुपये, और जो ठेली लगाएगा बीच में उससे 200 रुपये। बहुत बड़ा ये करोड़ों रुपए का महीने का वसूली थी। मैं विधायक बना, मेरा ध्यान जब उस ओर गया, किसी का ध्यान नहीं था, मैंने पूरी दृढ़तापूर्वक उसको बंद कराया। मुझे धमकियाँ मिली, भुगतने की धमकियाँ मिली, इनडायरेक्ट वे में कहा कि आपके बच्चे भी हैं, ये भी है। मैंने कहा भी योगी सरकार है, धमकी देने वाले का इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने अपने यहाँ बंद कराई। तो हमने तो छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़े बड़े तक निर्णय लिए हैं और काम किए हैं। सपा का आरोप है कि आप बांटने का काम कर रहे हैं लोगों को। क्या बांट रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं बांट रहे। उन्होंने कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन तय है। उन्होंने बांटा है, उन्होंने समाज को बांटा है, हमने कहाँ बांटा है? हम 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे, सबको दे रहे ना, हिंदू को भी दे रहे, मुसलमान को भी दे रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास दिए, हमने हिंदू को भी दे रहे, मुसलमान को भी दे रहे हैं। हमारी जो मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए, हमने हिंदू को भी दिए, मुसलमान को भी दिए। मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए, हमने हिंदू को भी दिए। मेरे यहाँ मौसम भी आ रहा है, 1000 प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, उनमें से 750 मुसलमान हैं, 250 हिंदू हैं। तो हम कहाँ बांट रहे? बांटा तो उन्होंने था। अगर 1-2 लड़की पास हो रही हैं और एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, मुस्लिम को 3000 रुपये मिलेंगे, हिंदू को नहीं मिलेंगे। ये तो उन्होंने किया, हमने कोई भेदभाव नहीं करा। तो उनके बार बार ये मंच से आपने देखा है कि वो जब भी रैलियां हुई हैं आचार संहिता से पहले, रैली जब पाबंदी नहीं लगी थी तो रैली होती थी सपा की या बाकी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, तो यह आरोप लगता रहा है कि हिंदू धर्म की राजनीति होती है, लोगों को बांटने का काम हो रहा है, बीजेपी को बाहर निकालेगी इस बार जनता। नफरत क्यों है उन्हें? हिंदुओं से इतनी नफरत सैफई परिवार को क्यों है? इस देश का 82% आबादी हिंदू है, उसके प्रति ऐसा घृणा का भाव अच्छी बात नहीं है, उसकी उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं है। बहुसंख्यक समाज का सम्मान हर एक को करना होगा, उसकी आस्थाओं का सम्मान करना होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने आस्थाओं का सम्मान किया, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, आस्थाओं का सम्मान है। हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया, 70 साल पहले बनना चाहिए था, नहीं बना, हमारी आस्थाओं का सम्मान है। वो इसी में कुछ मानते हैं कि बहुसंख्यक समाज को अपमानित करो, जलील करो, उनकी आस्थाओं पर ठेस पहुँचाओ। क्या बिगाड़ा है? वो भी तो इसी खानदान में पैदा हुए थे। लेकिन अब चलिए आगे। राम मंदिर के मुद्दे को लगता है कि उसका कुछ फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब मंदिर जब बनने लगा है। देखिएगा, जनता देख रही है। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही कहते थे ना। अब उनके लिए जवाब है, तारीख भी बता दी, मंदिर का काम निर्माण भी शुरू हो गया। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। राम का आशीर्वाद हमको हमेशा मिला, अब भी मिलेगा। अगले 5 सालों में आप अपने इलाके को कहाँ देखते हैं, और उत्तर प्रदेश का विजन क्या है बीजेपी का? मेरा क्षेत्र लघु हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान के सब प्रांत के लोग हैं, नियमित रूप से आते रहते हैं और लगातार यहाँ विकास की ज़रूरत रहती है। जो आवश्यकताएं आज हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको 5 साल बाद हो रहे और बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है।
उसके हिसाब से हम ज़रूरत की आवश्यकताओं के हिसाब से और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करेंगे। आप दावा कर रहे हैं कि आप पहले से भी ज़्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे। आपका क्या फोकस होगा? 5 साल में आपने कहा कि आपने बहुत विकास के काम किए हैं, ऐसी कोई चीज़ जो 5 साल में नहीं हुई और वो आपकी टॉप प्रायोरिटी में होगी जीतने के बाद? नहीं, कुछ काम हैं जो पाइपलाइन में है, जैसे खौड़ा के लिए पानी का काम पाइपलाइन में है, सब प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और कोविड नहीं आता तो उस पर काम शुरू हो जाता। मोहन नगर जोन को गंगा जल का काम है, पाइपलाइन में है। हमारा हॉस्पिटल का काम पाइपलाइन में है। तो ये जो काम है इनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे। लोगों से बातचीत की तो लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि हालांकि हमें समझना होगा कोविड का वक्त है तो स्कूल बंद होते हैं, बच्चों की सिक्योरिटी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कोविड का वक्त है तो स्कूल बंद है तो ठेके क्यों खुले हैं? और भी दुकान खुली है, राशन की भी दुकान खुली है खुली है ना। तो जब सब दुकान खुली हैं या तो सब लोग तय कर दें कि भाई ये ठेके नहीं होने चाहिए, और जब हैं ये लोगों की जनता की क्वेरी थी जो मैं आप तक मैंने पहुंचाया। मैंने कहा कि बाकी दुकान भी तो खुली है ना, कपड़े की दुकान भी खुली है, स्टेशनरी की दुकान भी खुली है, जनरल स्टोर भी खुले हैं और प्रोविजन स्टोर भी खुले हैं। जिस तरह से बाकी दुकान खुली है ऐसी ठेके भी खुले हुए हैं। मैं हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रखता, परंतु ये कोई तर्क नहीं है ठेके क्यों खुले। जाते जाते आम जन को क्या कहेंगे, एक मैसेज आप अपने इलाके के लोगों को? मैं इस सबको यही कहूँगा कि ये चुनाव गुंडा राज और राम राज्य के बीच है। गुंडा राज को 2017 तक सबने देखा है। 2017 में जनता ने पहली डोज जैसे वैक्सीन की दी जाती है ना, तो पहली डोज इनको दे दी थी तो गुंडे ख़त्म हो गए, लगभग समाप्ति पर हैं। अब ये 2022 में डबल डोज दे देंगे तो फिर कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आएगा, अपराधी नज़र नहीं आएगा। जो इधर उधर छुपे हुए हैं वो भी भग जाएंगे, सामने तो अभी भी नहीं है, और यहाँ राम राज्य की स्थापना होगी। आईपा का मकसद आपको तो पता ही है कि आईपा का जो इनिशिएटिव है कि विकास पर फोकस हो, गैर ज़रूरी मुद्दों पर फोकस न किया जाए राजनीति में, पॉलिटिक्स में, तो इसको आप इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। लोगों ने विकास को मुद्दा बनने नहीं देते थे, जातिवाद को मुद्दा बनाया, मेजोरिटी को मुद्दा बनाया। ये जो इसी आधार पर 70 साल से राजनीति चलती रही। पहली बार मोदी जी ने आकर के विकास को मुद्दा बनाया है। मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान में विकास की पॉलिटिक्स पे बात होनी शुरू हुई है, जिसका परिणाम है आपने देखा होगा 2019 में सारे दल हाथ से हाथ मिला करके रैली कर रहे थे, है ना। परिणाम हुआ कि पब्लिक ने मोदी जी को चुना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पब्लिक योगी जी को चुनने जा रही है। तो आईपा का इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आईपा से बातचीत करने के लिए आपका, शर्मा जी। थैंक यू। तो ये थे सुनील शर्मा जी जो हमसे खास बात कर रहे थे, आईपा से खास बात कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि जीत कर तो वही आएंगे दोबारा, क्योंकि जनता जनार्दन के पास जब वो समर्थन मांगने जाते हैं तो उन्हें उनका बहुत प्यार मिलता है। उन्होंने अपने इलाके में बहुत काम करवाए हैं और उनके कुछ विजन भी हैं अपने इलाके के लिए। तो जब वो जीत कर आएंगे तो वो उस पर भी वो फोकस करेंगे और लगातार इलाके का विकास कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि बड़े वोटों के अंतर से एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। तो फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।